नमस्कार, हमारे चैनल एग्ज़ाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। हमारे चैनल में डेली आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के शानदार वीडियो और नोट्स मिलेंगे। तो आज हम लेके आए हैं यूपी टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, जो हमारे प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5 पर, उसका हम लेके आए अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है हमारा बाल विकास या शिक्षण विधियाँ की। तो आज हम कराएंगे आपको प्रैक्टिस फर्स्ट। इसमें हमारे 30 क्वेश्चन रहेंगे जो हमारे यूपी टेट में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अभिप्रेरक व्यक्ति में जन्मजात होता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरक व्यक्ति में जन्मजात होता है? ऑप्शन दिया गया है, भूख है, प्यास है, निद्रा है कि उपयुक्त सभी है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि उसमें भूख भी है। ये हमारे जन्मजात होते हैं क्योंकि हमको जन्म से ही मिलता है भूख। प्यास भी हमारी जन्मजात है और निद्रा भी हमारी जन्मजात है। ठीक है, तो जो हमारे मनोवैज्ञानिक अब्राहिम मास्लो जो थे, उन्होंने अभिप्रेरक को जन्मजात बताया है, क्योंकि अभिप्रेरक तथा उससे जो अर्जित अभिप्रेरक होते हैं उनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें भूख, प्यास, निद्रा और विश्वास आदि जन्मजात अभिप्रेरक होते हैं। जबकि जो इसमें रुचि होती है, प्रतिभा होती है, ये जो सामाजिकता होती है, ये सब क्या होती? अर्जित होती, क्योंकि वो हम समाज से लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्थानांतरण का प्रकार है? पहला तो सकारात्मक, नकारात्मक सेकंड ऑप्शन, तीसरा हमारा शून्य स्थानांतरण या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो है हमारा जो है सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो है डी हमारा राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य है पूर्व सीखे गए व्यवहार को वर्तमान में सीखे गए व्यवहार पर पड़ने वाला प्रभाव ही क्या कहता है? अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिकों ने निम्न 3 भागों में विभक्त किया है। पहला हमारा सकारात्मक स्थानांतरण, दूसरा नकारात्मक स्थानांतरण, तीसरा शून्य स्थानांतरण। ये हमारे 3 क्या हैं? अधिगम स्थानांतरण हैं, जो मतलब क्या होते हैं? हमारे जो है सीखने के व्यवहार में क्या करते हैं? परिवर्तन डालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? सीखने के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 का ए सही हो जाएगा, कोहलर ने। चलिए कैसे? जो सीखने का नियम का प्रतिपादन अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जो थॉर्नडाइक ने किया था, जो निम्नलिखित है। उन्होंने क्या बताया था? पहला तो हमारा बताया था तत्परता का नियम, दूसरा प्रभाव का नियम, तीसरा हमारा अभ्यास का नियम। ठीक है, ये हमारे 3 नियम किसने बताया था? ये हमारे 3 नियम बताए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, किसने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया था? तो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक महोदय ने बताया था। ठीक है, उन्होंने तीनों नियम कौन कौन से बताए थे? एक तो हमारा बताया था तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। ये 3 हमारे नियम बताए गए थे। इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? हमको इसमें बताना था अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, कोहलर महोदय। कोहलर महोदय ने बताया था जो हमारा अंतर्दृष्टि, जो सीखने का अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, उसके प्रतिपादक कोहलर महोदय थे। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी मनोवैज्ञानिक ने सीखने के इस सिद्धांत का समर्थन किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो ये कोहलर महोदय ने जो सिद्धांत दिया था, तो इसको समर्थन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो हमारे गेस्टाल्ट महोदय जी थे। ठीक है, इन्होंने कहा
कि व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति की वजह से अच्छी तरह से सीख लेता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 का ए राइट हो जाएगा, कोहलर महोदय। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, अभिवृद्धि संबंधित है किससे? हमको बताना है जो अभिवृद्धि है वो किससे संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास दोनों ही क्या होते हैं? अभिवृद्धि से संबंधित होती हैं। चलिए जान लेते हैं कैसे। शारीरिक जो वृद्धि होती है और जो विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है। जो शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि कहा जाता है, क्योंकि अभिवृद्धि जो होता है एक निश्चित समय से एक निश्चित सीमा तक चलती रहती है। ठीक है, तथा शारीरिक विकास का एक निश्चित समय व निश्चित सीमा के अंतर्गत ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 5 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। 6 है हमारा क्वेश्चन नंबर, चिंतन ऐसा व्यवहार है जो प्रायः उपलक्षित तथा लुप्त होता है एवं उसमें सामान्यतः जिसमें सामान्यतः संकेतों का प्रयोग किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर सी का हमारा बी सही हो जाएगा, गैरट द्वारा कहा गया है। उन्होंने क्या बोला है कि चिंतन को संकेत के प्रयोग पर आधारित लुप्त व्यवहार के रूप में बताया जाता है, जबकि रॉस ने चिंतन को ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रियाओं के रूप में बताया है। ठीक है, तो समझ में आया। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 का ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। 7 देखते क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाल मनोविज्ञानिक के अंतर्गत बालक के संदर्भ में सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है? तो इसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 का ऑप्शन नंबर जो हमारा सही होगा वो हमारा ए राइट हो जाएगा। प्रत्येक बालक एक विशिष्ट रूप में होता है। तो क्या होता है जरा इसके बारे में जान लेते हैं। बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक प्रत्येक बालक को एक विशिष्ट रूप में मानते हैं, जिसके अनुसार प्रत्येक बालक का एक अलग अलग व्यक्तित्व होता है और वो व्यक्तित्व भी उसी हिसाब से क्या करता है? अध्ययन करता है, तथा उसके अनुसार से ही अधिगम जो होता है, जो उसकी लर्निंग होती है, वो वातावरण द्वारा क्या होता है? प्रदान किया जाता है। ठीक है, प्रदान किया जाना चाहिए, मतलब उसी हिसाब से प्रदान किया जाना चाहिए। किसके हिसाब से? उसके व्यक्तित्व के अध्ययन के हिसाब से। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 8 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत है? तो हमको क्या बताना है? भाषा विकास का सिद्धांत बताना है, कौन सा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी जो है राइट हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं? भाषा विकास का सिद्धांत है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। जब बालक जिस माध्यम से अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करता है वो हमारा भाषा कहलाता है। भाषा विकास का मुख्य सिद्धांत निम्नवत है। पहला तो अनुबंधन का सिद्धांत होता है, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत होता है, तीसरा परिपक्वता का सिद्धांत होता है, चौथा चौमक्सी का भाषा सिद्धांत होता है, पांचवा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत होते हैं। ये जो है हमारे 5 प्रमुख क्या होते हैं, जिसके द्वारा जो है बालक अपने भावों को मतलब विचारों को व्यक्त करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? भाषा विकास का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का लक्षण नहीं है। हमको यहाँ क्या बताना है? नहीं बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 का हमारा बी जो है राइट हो जाएगा। वाक्पटु ये हमारा जो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व का रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंतर्मुखी व्यक्ति प्रायः संकोची होते हैं, लज्जाशील होते हैं तथा शांत होते हैं, आत्म केंद्रित होते हैं तथा अपनी जो प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको ये सब इनकी क्या होती है? प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जबकि बाह्यमुखी व्यक्तित्व क्या होते हैं? वाक्पटु होते हैं, सामाजिक अच्छे वक्ता होते हैं, लोकप्रिय होते हैं। इस तरह के जो है उनके गुण क्या होते हैं? दिखते हैं। तो क्वेश्चन
आप जान लीजिए अंतर्मुखी और बाह्यमुखी में डिफरेंट क्या होता है। तो जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो प्राय संकोची होते हैं, मतलब बोलने में हिजिटेशन होता है, लज्जाशील होते हैं, उनको बहुत जल्दी शर्म आती है, वो ज़्यादा शर्म की वजह से किसी बात बहुत शांत रहते हैं, ठीक है। आत्म केंद्रित होते हैं, कुछ भी जो भी करना होता है वो अपने ही मन में ही सोचते रहते हैं। जबकि जो बाह्यमुखी वाले व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, बोलने में बहुत चतुर होते हैं, वो सामने वाले को बोल के अपनी बात मनवा लेते हैं, ये उनकी क्वालिटी होती है। तथा और क्या होता है, वो सामाजिक में अच्छे वक्ता होते हैं, मतलब वो समाज में जो है बोलने चालने में बहुत अच्छे होते हैं। ये सब क्या होती है, और लोकप्रिय होते हैं। जब अच्छा आदमी अच्छा बोल लेंगे तो क्या नेता लोग क्या होते हैं हमारे, ये सब हमारे बाह्यमुखी वाले होते हैं, क्योंकि इनमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण वाणी दोष से संबंधित है, ठीक है। यहाँ हमको उनको दोष बताना है किसका। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगी। तीव्र अस्पष्ट वाणी बोलने वाले ये जो है वाणी दोष से संबंधित होते हैं। क्यों होते हैं, चला इसके बारे में। अपनी बातें जो विचार होते हैं वो दूसरों के समक्ष स्पष्ट रूप से नहीं कह पाना वाणी दोष कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वाणी दोष कहलाता है। इसके लक्षण मुख्यतः हकलाना होता है, तुतलाना होता है, तीव्र होता है, लेकिन स्पष्ट बोलना तथा अस्पष्ट उच्चारण आदि क्या होता है, ये हमारे जो है वाणी दोष के लक्षण होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। 11 हमारा क्वेश्चन नंबर, अधिगम का उपयुक्त अर्थ क्या होता है, इसको बताना है। तो अधिगम का प्रयुक्त अर्थ क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है राइट हो जाएगा, व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है। तो 11 में मतलब क्या होता है, जब अधिगम का जो सर्वाधिक प्रयुक्त जो होता है अर्थ व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। ये आप जान लीजिए कि जो अधिगम होता है उसको सर्वाधिक जो प्रयुक्त होने वाला व्यवहार होता है उसी में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से बालक परिस्थितियों के अनुसार जो है स्वयं को समायोजित करने की कौशल विकसित करता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है जो बालक होता है वो जो है अपने जो सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है, अर्थ का जो व्यवहार होता है उसमें क्या करता है, परिवर्तन करता है, जिसके वजह से बालक जो है परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित करने का क्या करता है, कौशल विकसित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 देखते हैं क्या है, थोड़ा सही से नहीं आया, आपको हम पढ़ के बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक आकांक्षाओं के अनुसार व्यवहार करने की जो योग्यता को सामाजिक विकास के रूप में परिभाषित किया है, तो उनको हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 12 का राइट हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर सी, हरलाख महोदय ने इसको क्या किया है, जो है परिभाषित किया है। तो हरलाख महोदय कहते हैं जो सामाजिक आकांक्षाओं होते हैं उनके अनुरूप जो व्यवहार करने की जो योग्यता होती है वो सामाजिक विकास के रूप में ही जो है किसने परिभाषित किया है, तो हरलाख महोदय ने किया है, ठीक है। उन्होंने कहा कि जिसके अनुसार सामाजिक प्रतिष्ठाओं के रूप में व्यवहार की जो योग्यता का अधिगम होता है, ठीक है, जो हमारे व्यवहार करने का जो योग्यता में जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो सामाजिक विकास से आशाएं सामाजिक वातावरण के साथ जो है क्या करती है, अनुकूलन से होती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या कहता है, ये विनय सामान्य परीक्षण संबंधित किससे होता है। तो विनय सामान्य परीक्षण हमारा किससे होता है, तो हमारा होता है किससे होता है, तो हमारा होता है ऑप्शन नंबर हमारा जो है 13 का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि परीक्षण से। किससे होता है, बुद्धि परीक्षण से। इसमें क्या होता है, जो ये बुद्धि परीक्षण होता है ये वर्ष 1905 में विनय साइमन ने बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है किस वर्ष में, तो याद करना कि 1905 में विनय और साइमन ने बुद्धि परीक्षण की शुरुआत की थी, जिसे विनय साइमन बुद्धि परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है।
इस परीक्षण के माध्यम से बुद्धि लब्धि की गणना भी की जाती है। तो ये आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि किसकी गणना भी की जा सकती है, तो बुद्धि लब्धि की क्या की जा सकती है, गणना की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, 14 देख लेते हैं क्या है। जीवन संघर्ष तथा अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत किसने दिया है, इसके बारे में हमें बताना है। तो किसने दिया है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 14 का कौन सा सही होगा, तो 14 का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा, डार्विन ने। ठीक है, इन्होंने कहा, चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला कि सर्वाधिक जो प्रयुक्त जीवित रहता है, जीवित है, तो उसका क्या है, वो सिद्धांत का प्रतिपादन के अनुसार जो प्राणियों का जीवन में जो संघर्ष भरा हुआ होता है, वो परिणाम स्वरूप उसके आने वाले अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर क्या करते हैं, संघर्ष करते रहना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे किसने कहा है, चार्ल्स डार्विन महोदय ने कहा है। ठीक है, तो अस्तित्व का सिद्धांत किससे संबंधित है, चार्ल्स डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। 15 क्या कहता है, मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कितने संवेगों की संरचना की है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़रूरी है इसको। आप ये तो आपको संवेग दे देंगे, उस वैज्ञानिक का नाम पूछेंगे, या वैज्ञानिक का नाम दे देंगे तो संवेग के बारे में पूछेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उन्होंने मैकडूगल ने 14 संवेगों की जो है क्या की है, चर्चा की है, जिसमें प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, जबकि भारतीय विद्वान सिर्फ 2 मुख्य संवेग राग एवं दोष की ही चर्चा करते हैं तथा उन्हें 2 को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन जो मैकडूगल थे उन्होंने 14 संवेगों को बताया है। आप इसको जाके, हम आपको इसकी पूरी डिटेल में 14 संवेग की एक वीडियो बना के देंगे कि मैकडूगल ने 14 संवेग कौन कौन से हैं, और तो कहीं से भी क्वेश्चन करें तो आप इजीली उसको कर सकें। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, बुद्धि मापक के परिवर्तक माने जाते हैं। हमें बताना है बुद्धि मापक के परिवर्तक कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन से माने जाते हैं, तो इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 16 का ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 16 का सी, विनय। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी, 16 का सी सही हो जाएगा। तो फ्रांस ने विनय को बुद्धि मापन का परिवर्तक माना है जाता है। उन्होंने साइमन के साथ मिलकर 1905 में जो है सफल बुद्धि परीक्षण किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का उपयोग ही स्मृति कहलाता है, ये कथन किसका है, तो हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर हमारे 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको बताना है। तो 17 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वुड्सवर्थ ने ये बताया है। पूर्व में सीखे गए ज्ञान के प्रत्यक्ष उपयोग के संबंध में वुड्सवर्थ ने स्मृति को परिभाषित किया। अंतर प्रश्न में दिए गए कथन वुड्सवर्थ के हैं, किसके हैं, वुड्सवर्थ के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि 1 वर्ष के बालक के लिए सर्वाधिक उत्तम है, तो हमको क्या बताना है, सर्वाधिक उत्तम है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का कौन सा सही हो जाएगा, तो खेल विधि, ये जो है हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। इस अवस्था में बालक का खेल विधि द्वारा शिक्षण करना उत्तम होता है तथा अन्य विधियों जैसे मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि आदि की भी उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं। अतः प्रश्न में सही उत्तर विकल्प ए ही जो है हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। 19 क्या कहता है, बालक सर्वप्रथम किस विधि द्वारा कौशल अर्जित करते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा जो है कौशल की जो है प्रथम अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौशल अर्जन करने की प्रथम अवस्था अनुकरण है। अनुकरण द्वारा ही वह किसी भी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तथा उत्पन्न करते हैं, प्रयास करते हैं
तथा उत्पन्न समस्याओं को समझाने का भी प्रयास करते हैं, वह सर्वप्रथम माता पिता का ही अनुकरण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जैसे माता पिता के आचरण होंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। तो इसीलिए कहते हैं माता पिता अच्छे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छा उनका समय घर का माहौल बना के वातावरण अच्छा रखें, तो बच्चा उसी हिसाब से सीखता है। अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को हम जंगल में छोड़ देते हैं, एक बच्चे को हम घर में रखते हैं, तो घर की वो जो घर में रहने वाला बच्चा होगा वो घर की बातें सीखेगा, अच्छी बातें। जो जंगल में है वो जंगली जैसे बातें करेगा, जंगली जैसे व्यवहार करेगा। इसलिए कहते हैं बच्चे को जैसा वातावरण आप देंगे बच्चा वैसा ही सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए अनुकरण करते हैं। बच्चे क्या हैं, एक बंदर होते हैं, बंदर की जैसे बंदर को किसी चीज़ को वो क्या करो तो वो क्या करते हैं, अनुकरण कर करके सीख जाते हैं। तो बच्चे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अनुकरण करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, संवेग का सात्विक भाव क्या है उसके बारे में हमको ज़रा सा बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 का राइट हो जाएगा आंतरिक, क्या सही हो जाएगा हमारा, हो जाएगा शाब्दिक अर्थ क्या है बताना है। तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या है इसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 20 ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तेजना में उथल पुथल कैसे होगा ये आप जान लीजिए कैसे होगा। जो संवेग होता है वो शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है आंतरिक भाव का बाहर प्रकाशन होता है, अर्थात उत्पन्न संवेग से ही होता है, संवेदना से होता है, जिसमें क्या करता है प्राणी जो है शारीरिक परिवर्तन पर प्रबल प्रभाव के कारण उत्तेजित दशा में एक निश्चित व्यवहार करता है। अतः उत्तेजना में भी उथल पुथल ही संवेग का शाब्दिक भावार्थ होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 क्या होता है, क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों, शैशवावस्था में बालक के क्रियाकलाप मूलतः किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसको हमें बताना है। तो 11 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाए, 21 का ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा। 21 का ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है राइट हो जाएगा, मूल प्रवृत्त्यात्मक। क्यों, क्योंकि जो हमारा शैशवावस्था में जो शिशु होता है अपनी मूल प्रवृत्ति के अनुसार जो व्यवहार करता है, जैसे जो हमारी भूख, गुस्सा या रोना या चिल्लाना या हम खुश हो जाना या हंसकर अपनी अभिव्यक्ति करना, ये जो है हमारी क्या होती है, मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, भाटिया बैटरी किसके परीक्षण से संबंधित है, इसको हमें बताना है किससे संबंधित है। तो ये हमारा बुद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट हो जाएगा। जो भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण हेतु किया जाता है, इसका निर्माण CM भाटिया ने वर्ष 1953 में 1953 में किया था, 1953 में किया था। इनका पूरा नाम क्या है भाटिया का, तो भाटिया का पूरा नाम होता है CS भाटिया। ठीक है, CS भाटिया। उन्होंने 1953 में इसका जो है वो क्या किया था मतलब परीक्षण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 23 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, हमको इसमें कथन बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर हमारा डी उपयुक्त हो जाएगा, क्योंकि जो प्रगतिशील शिक्षा होती है वो बालकों के एक सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, जो प्रगतिशील शिक्षा में बालक में एक सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जा सकता है, उनको क्रियाशील रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है तथा साथ में उसमें रचनात्मक प्रवृत्ति तथा खोजी स्वभाव को भी महत्व दिया जाता है। अतः दिए गए सभी कथन प्रगतिशील के संबंध से ही सही होते हैं, क्योंकि बालक को क्रियाशील रखना ही शिक्षा दी जा सकती है।
बालक में जब तक रचनात्मक को महत्व नहीं दिया जा सकता है तब तक उनको प्रगतिशील शिक्षा देने का कोई संबंध ही नहीं उठता है। इसलिए ये कथन एकदम राइट है, तीनों ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सॉरी। जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है। एक उत्तेजना की स्थिति है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। एक मनोवैज्ञानिक संरचना, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। एक परिवेशीय व्यवहार है, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। तो इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा इसके बारे में हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये एक सामाजिक संरचना क्यों है? क्योंकि ये 1970 में 70 तक का जो था समय था उसमें स्त्री पुरुष में जैविकीय लक्षणों के आधार पर असमानताओं का अध्ययन किया गया था, परंतु इसके बाद समाजशास्त्र और वैज्ञानिक का लिंग भेद के अध्ययन को ध्यान दिया गया था। इसलिए इसे जो है एक सामाजिक संरचना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चे के समाजीकरण के लिए प्रथम इकाई के रूप में किसे रखा जाता है? तो इसको हमें बताना है 25 का। तो हमें बताना है 25 का कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, परिवार, फैमिली। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो सामाजिकरण में परिवार की मुख्य भूमिका निभाते हैं। परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि बच्चे का जो सामाजिकरण होता है या जो समाज से जो सीखता है वो सीधा परिवार से सीखता है, परिवार के माता पिता, परिवार के सदस्यों से सीखता है। इसलिए जैसा वातावरण रहेगा वैसा बच्चे का सामाजिकरण होगा, वैसा बच्चे व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, वही उसी हिसाब से उनका। इसीलिए कहा जाता है बच्चे का प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है? तो परिवार को ही कहा जाता है, घर को ही कहा जाता है, घर के सदस्यों को ही एक शिक्षक कहा जाता है। इसलिए कहते हैं जैसा वातावरण, जैसा परिवेश, वैसे ही बच्चे का व्यवहार होता है, वैसे ही बच्चे का सामाजिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, व्यक्तिगत वार्ता का संबंध होता है, किससे होता है इसके बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 का ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो हमारा 26 का ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा बी। स्वयं से की जाने वाली मौखिक वार्ता ही व्यक्तिगत वार्ता का संबंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब बच्चा अपने आप से मौखिक संवाद करता है तो इस वातावरण को लय जो वाइगोस्टी ने व्यक्तित्व का वातावरण नाम दिया था। तो क्वेश्चन बन सकता है व्यक्तिगत वातावरण का जो है ये जो इस वार्ता को किस व्यक्तिगत वैज्ञानिक ने नाम दिया था? तो वार्ता का नाम दिया था तो जो है हमारे वाइगोस्टी महोदय ने इसको नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, बच्चे को कक्षा में क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? यस, करना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न पूछने से रोकना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये तो हमारा एनसीएफ कहता ही नहीं है कि किसी चीज़ को रोकना चाहिए। प्रश्न पूछने से डांटना चाहिए। हमारा एनसीएफ इसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि बच्चे को डांटो, बिल्कुल नहीं। प्रश्न पूछने पर बालक को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, ये भी हमारा एनसीएफ ये नहीं कहता है। सिर्फ क्या कहता है? बच्चे को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक को बालक को प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वो जानकारी का विश्लेषण अधिक उपयुक्त तरीके से कर सके तथा साथ में विषय में अच्छी समझ बना सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। 28 क्या कहता है? निम्न में से किसके द्वारा बच्चे जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं? तो हमको बताना है 28 का ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही हो जाएगा 28 का? तो 28 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या? समाज भी होना चाहिए, मीडिया भी होना चाहिए, संस्कृति हो जाए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो जेंडर की भूमिका अथवा लिंग जो भूमिका समाज की, वो संस्कृति तथा मीडिया सभी से प्रभावित होते हैं तथा परिवार व समुदाय भी बच्चे में लिंग भूमिका को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, निकटवर्ती विकास क्षेत्र का अवधारणा किसने दी है? इसके बारे में बताना है। तो 29 का
ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर बी, ले वाइगोस्टी ने। इन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने बताया है कि तर्क देकर बताया कि बच्चे सामाजिक बातचीत के माध्यम से अपनी शिक्षा का विकास करते हैं और निकटवर्ती विकास क्षेत्र उस क्षेत्र से संबंधित करते हैं जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई भी जो कार्य होता है लगभग स्वयं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का बी सही जाएगा। लास्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो हमारा एनसीएफ से पूछा गया है, राष्ट्रीय परिचर्या का जो रूपरेखा होता है 2005 के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो उसके बारे में बताना। शिक्षा सुविधा प्रदाता की भूमिका निभाता में होना चाहिए, शिक्षा को शिक्षा केंद्रित होना चाहिए, ए और यह दोनों ऑप्शन सही है, में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 30 है, राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा राष्ट्रीय परिचर्या का जो रूपरेखा है, जो हमारा एनसीएफ है 2005 के अनुसार, शिक्षक की भूमिका जो होती है एक सुविधादाता की होती है। क्यों होती है? क्योंकि बच्चे सारे ज्ञान, बच्चे के अंदर स्वयं का ज्ञान होता है, सिर्फ एक क्या होता है, कहते हैं ना लोग कि हमारे जो बुद्धि है, जो हमारा दिमाग है, ये हमारा सब कुछ पहले से भरा हुआ होता है, बस इसमें एक पर्दा लगा होता है और पर्दे को साफ करने का कार्य हमारा एक शिक्षक करता है। शिक्षक, तो इसीलिए हम उसे कहते हैं इनकी शिक्षक की जो भूमिका होती है वो सुविधादाता की होती है। इसके अंतर्गत शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने की बात कही गई है। एनसीएफ में हमेशा ये सुनने के आएगा कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, कि शिक्षक जो कहे वही होना चाहिए। बच्चा कैसे सीख सकता है, शिक्षक को वैसा बन के उनको समझाना होगा, ना कि जो शिक्षक जैसे कहे बच्चा वैसा सीखा जाए। ठीक है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षा जो है, शिक्षक जो है सुविधा प्रदाता की भूमिका में होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।